थर्ड हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है, दैट इज कैपिटल. In the ordinary sense, capital means money for an individual or a firm. Money is the form of capital which is used to purchase machinery, tools, raw materials, etc. कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कैपिटल नहीं रिक्वायर्ड है. अगर हम एक कोचिंग सेंटर खोलें, एक हम पान की दुकान लगाएं, एक समोसे का ठेला लगाएं, उसमें भी जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सपोज करो मैं समोसे का ठेला लगा रही हूँ, तो मैं ठेला एक रेंट पे लूँगी, मैं आलू खरीदूंगी, मैं मैदा खरीदूंगी, कढ़ाई लूँगी, एक स्टोव लूँगी. तो मैंने अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट करा है उसको हम मनी नहीं बोलते, उसको हम कैपिटल बोलते हैं. सो कैपिटल इज़ द बेसिक द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोडक्शन. अगर किसी भी बिजनेसमैन के पास कैपिटल नहीं होगा तो वो किसी भी प्रकार का अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता. कैपिटल हमें किस लिए चाहिए? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए, मशीन्स खरीदने के लिए चाहिए, टूल्स खरीदने के लिए चाहिए, एक्सेट्रा. अल्टीमेटली इट इज़ दीज मैन मेड गुड्स. तो बिना कैपिटल के किसी भी प्रकार के कोई भी गुड्स नहीं खरीदे जाते हैं. ठीक, जो भी पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, बस उस मनी को हम कैपिटल के फॉर्म में बोल देते हैं. What are the functions of capital? कैपिटल किस तरीके से हमारा बिजनेस में हेल्प करता है? फर्स्ट, कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन्स. सबसे पहला, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल वी कैन परचेज टूल्स एंड मशीन्स. टूल्स एंड मशीन्स, जो भी प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदना चाहते हैं. जैसे मेरे केस में अगर मुझे समोसे की ठेला लगाना है तो जो कढ़ाई होगी, स्टोव होगा, जो परात होगी जिसमें मैं आटा बनाऊंगी, मतलब समोसे की प्रिपरेशन करूंगी, दैट इज ऑल माई टूल्स एंड मशीन्स. So first, capital supplies tools and machines that assist the labor in working efficiently. मशीन्स क्या होते हैं? जो भी टेक्नोलॉजी कह लो या जो भी टूल्स कह लो, जिसकी वजह से लेबर अपना काम कम समय में एफिशिएंटली तरीके से कंडक्ट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकता है. A laborer backed by better tools and machines will be efficient in production. अब सपोज करो आज की डेट में अगर हम 5G की जगह 2G टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हम अपना कोई भी, ना हम कोई यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, ना तुम लोग कोई यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो. क्यों? क्योंकि वो बफर प्रोसेस ऑन रहेगा. सो हम अगर एफिशिएंटली अपने लेक्चर्स को अपलोड कर सकें और तुम एफिशिएंटली उन लेक्चर्स को व्यू कर सको, उसके लिए क्या होना चाहिए? अब एंड्रॉयड फ़ोन, कोई तुम बाहर फ़ोन से तो वो चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हो. अ प्रॉपर नेट कनेक्शन, या तो वाईफाई या 5G नेट पैक मोबाइल डेटा तुम लोग दिलवाओगे. क्यों डलवाते हो? ताकि हम एफिशिएंटली अपने वर्क को कंडक्ट कर सकें. इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. कैपिटल इम्प्रूव्स पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर. जब हमारे पास कैपिटल होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स और रॉ मटेरियल्स अपने लेबर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन रिटर्न वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं. कैपिटल सप्लाइज रॉ मटेरियल. बिना कैपिटल के हम कोई भी रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते. अगर हम किसी से क्रेडिट पे भी लेकर आएंगे रॉ मटेरियल, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें उस क्रेडिट को रीपे करना पड़ेगा. तो जब भी हम कोई भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हमें कैपिटल रिक्वायर्ड है. So capital supplies raw materials. Supply of raw materials on continuous basis is required in production. So without the raw material, we cannot start our production process. Generate more employment. Additional tools and machines generate more employment to people. However, in the modern production, labor replacing machines, reducing employment opportunities. सो अगर हम ज़्यादा कैपिटल लेंगे, हम अपना बिजनेस ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, नई टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे हमारे फैक्ट्रीज़ में, हमारे ऑफिस में वर्क करने के लिए. सो जब हमारा बिजनेस एक्सपैंड होगा, रॉ मटेरियल एक्सपैंड होगा, ऑब्वियसली वी विल बी हायरिंग मोर पीपल टू वर्क अंडर अस. सो हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हमने जनरेट कर दी. प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रोडवेज, रेलवेज, शिप्स हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स. मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपना सामान एक शिप के थ्रू, एक कार्गो के थ्रू, एक एयरप्लेन के थ्रू या ट्रेन के थ्रू या ट्रांसपोर्टर के थ्रू मैं कहीं भी अपना माल बेच सकती हूँ. लोग, जैसे मान लो गुजरात में कोई शॉप है साड़ी की, वो कानपुर क्यों नहीं भेज पाता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना हैवी इंकर्ड होता है. सो अगर हम अपना बिजनेस, अपना रॉ मटेरियल, अपना फिनिश्ड गुड्स एक्सपैंड करना है, जगह जगह भेजना है, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा. एंड ट्रांसपोर्ट के लिए वी नीड कैपिटल. सो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल वी कैन एक्सपैंड आवर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. पेमेंट ऑफ फैक्टर. कैपिटल इज इन द फॉर्म ऑफ मनी
in the form of money is useful for the payment of advance wages to the laborer. फैक्टर्स यहाँ पे कौन हुए? पेमेंट टू फैक्टर्स मीन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जैसे रॉ मटेरियल के हम एडवांस दे सकते हैं, लेबर्स को एडवांस सैलरी या वेजेस चाहिए, हम वो दे सकते हैं. सो हम किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, चाहे वो लैंड हो चाहे वो लेबर हो, हमें उसको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा. सो हम पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे? इन दी फॉर्म ऑफ मनी. सो बिना पैसे के, जैसे कोई भी एक इंसान बिना खून के नहीं रह सकता है ना, वैसे ही कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चल सकता. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वैसे ही एक बिजनेस को रन करने के लिए वी नीड कैपिटल ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो ये तीन हम लोग ने बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए. लैंड, ज़मीन, लेबर, वी द अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और दी स्किल्ड लेबर्स, एंड दी कैपिटल मतलब पैसा, जिसके बिना हम कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं दुनिया में, बिजनेस में. ये तीनों फैक्टर्स अपने आप मैनेज नहीं हो सकता है. अगर मैं लैंड, कौन लैंड खरीदेगा? एक इंसान लैंड खरीदेगा ना. अगर कोई लेबर को हायर कर रहा है, कौन हायर करेगा? एक इंसान ही तो हायर करेगा. अगर पैसा ले रहा है, पैसे का यूटिलाइज कर रहा है, तो हु इज़ यूजिंग दैट मनी? जो ये तीनों फंक्शन एक इंसान परफॉर्म करता है, उस इंसान को नाम दिया जाता है एंटरप्रेन्योर. लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों अपने आप काम नहीं करते हैं. इन तीनों फैक्टर्स को काम कराने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा आता है, दैट इज द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन के बीच में एक डिफरेंस है. आजकल देखो, तुम लोग अगर टाटा को बोलोगे, यू विल नॉट से टाटा इज अ बिजनेसमैन. हम लोग क्या बोलते हैं? टाटा इज एन एंटरप्रेन्योर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर. सपोज करो मैं पेन बेचने का काम करती हूँ, ठीक है. बिजनेस, कोई भी जब आप माल खरीदते या बेचते हो तो दो टाइप की चीज़ होती हैं, होलसेल ट्रेडिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग. होलसेल ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ बल्क में लेते हो चीपर रेट्स में, और रिटेल ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप कुछ क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज आप हायर रेट्स में बेचते हो. तो जैसे सपोज करो मेरी स्टेशनरी की दुकान है, पेन की दुकान है मेरी, तो मैं पेन कैसे बेचूंगी? मैं कोई पेन मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हूँ, मैं एक होलसेल मार्केट में गई, वहाँ से मैंने लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेन्स को एट चीपर रेट में उठाया, अपनी शॉप पे लेकर आई और उसी पेन को बिना कुछ करे मैं बेचने लग गई एट हायर प्राइसेस. जैसे सपोज करो मुझे एक जेल पेन बेचना है, तो मार्केट से मैं लेकर आई 8 रुपये में, और मैंने कंज्यूमर को वो 10 रुपये में बेच दिया. दिस इज कॉल्ड सिंपल ट्रेडिंग. ठीक, ऐसे जो लोग ये काम करते हैं इसको बोलते हैं बिजनेसमैन. जो हम लोग कहते हैं ना, हमारे फादर क्या करते हैं? बिजनेसमैन है. सो वो अपना कोई भी इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, वो कोई आइडियाज़ नहीं लेकर आ रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? एक जगह से माल खरीद के सस्ते दामों में अपने पास ले आते हैं और अपने यहाँ से वो ज़्यादा कीमतों में उस चीज़ को बेच देते हैं. दिस इज कॉल्ड सिंपल बिजनेसमैन, जहाँ पे आपका कोई भी इनोवेशन इन्वॉल्व नहीं होता है. बट जैसे मैं उससे पेन लेकर आई, सपोज करो मैं 8 रुपये का पेन लेकर आई, मैंने उसकी निप बदल दी. वो फाउंटेन पेन था, मैंने फाउंटेन की निप निकाल कर मैंने उसमें जेल पेन की निप लगा दी, और मैंने उसको एक बहुत अच्छा सा एक कलर, उसका जो पेन का बॉडी था उसमें एक प्लास्टिक का रैप लगा दिया, उसको डेकोरेट कर दिया और एक डब्बे में पैक करके उसको पैकेज कर दिया बढ़िया सा. अब वो पेन मैं 10 रुपये का नहीं बेचूंगी, अब मैं उस पेन को बेचूंगी 50 रुपये में. अब नाउ आई वोंट बी कॉल्ड एज बिजनेसमैन, आई विल बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर. जब आप किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा इनोवेशन डाल देते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ डाल देते हैं जो कोई और नहीं कर रहा है, उसको फिर हम बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं. काम वही हो रहा है, सस्ते दामों में लाकर बड़े दामों में, महंगे दामों में बेच रही हूँ, बट पहले में एज इट इज़, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं था, एज इट इज़ मैं सेल कर रही थी. अब मैंने उसकी निप बदल ली, मैंने उसका बॉडी बदल दिया, उसमें मैंने कुछ पेपर का एडिशन कर दिया, उसकी बिल्कुल बॉडी काया पलट दी, और फिर मैं उसको महंगे दामों में बेच रही हूँ. महंगे दाम में क्यों बेच रही हूँ? क्योंकि आई एम जस्टिफाइंग माई सेल्फ कि भाई आपको मैं कोई 8 रुपये वाला पेन नहीं, मैं आपको 50 का बेच रही हूँ. उसकी निप देखो, उसकी बॉडी देखो, उसकी पैकेजिंग देखो. सो ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर. So the person who organizes the production is called as entrepreneur. He is considered as a separate factor because he performs specific functions. So entrepreneur की अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. अगर entrepreneur नहीं होगा तो बिजनेस करने का आइडिया कौन सोचेगा? लैंड कौन एक्वायर करेगा? लेबर कौन एक्वायर करेगा? कैपिटल कौन एक्वायर करेगा? सो विदाउट entrepreneur कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है.
Nowadays, an entrepreneur is not considered as a separate factor but as special type of human labor. पहले जो ओनर होता था, जो entrepreneur होता था किसी भी एंटरप्राइज को, उसको हम एक सेपरेट फैक्टर कंसिडर नहीं करते थे. उसको सोचते थे भाई जैसे पूरी दुनिया काम कर रही है, जैसे मैं किसी की कंपनी में काम कर रही हूँ, वैसे एक कंपनी का ओनर भी अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं. बट नहीं, अब वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन लेबरर माना जाता है. एंटरप्रेन्योर को अलग से पोजीशन क्यों दी गई है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर ऑन अ रेगुलर बेसिस इनोवेशन का काम करता है. जैसे लोग कहते हैं ना, हमने स्टार्टअप करा है. आजकल लोग क्या कहते हैं कि हमने अपना एक नया स्टार्टअप करा है. व्हाट इज स्टार्टअप इन लेमैन लैंग्वेज? अपना खुद का एक नया बिजनेस खोल लेना. अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो बिजनेस ही होता है, लेकिन विद द ओनली डिफरेंस इज अ स्टार्टअप हैज़ न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, एनी इनोवेशन इज डन टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस. बट जो लोग लाकर कम दामों में लाके महंगे दामों में बेच रहे हैं, दे आर नॉट नोन एज एंटरप्रेन्योर्स. जैसे तुम लोगों ने कंपनी के बारे में सुना होगा फूल, जिसमें आलिया भट्ट इन्वेस्टर है. फूल कंपनी क्या करती है? अगरबत्ती बनाती है. अब अगरबत्ती तो कहोगे मैम बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, तो इसको एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर क्यों बोला जाता है? उसने एक इनोवेशन करी कि मंदिरों से जितने भी खराब फूल निकलते हैं ना, जो भगवान को चढ़ाए हुए फूल निकलते हैं, उनको रिसाइकिल करके वो अगरबत्ती, धूप बत्ती, पटाखे, इको फ्रेंडली पटाखे बना के बेचता है. अब पटाखे बनाने वाली तो बथेरों कंपनीज है, बट उसको ही एंटरप्रेन्योर क्यों बोला गया है? क्योंकि उसने एक नया इनोवेशन निकाला कि जो जितने भी खराब फूल हैं उनको हम बायोडिग्रेड करेंगे, उनको हम दोबारा रिसाइकिल करेंगे और हम उनसे फिर फूल, अगरबत्ती और धूप बत्ती ये सब बना के बेचेंगे. सो अब इस कंपनी के ओनर को एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा एंड ही विल हैव अ स्पेशल पोजीशन इन हिज बिजनेस, क्योंकि वो अपने क्रिएटिव आइडियाज कंपनी को इन्वेस्ट कर रहा है. तो वो एक नॉर्मल सैलरी रिसीव नहीं करेगा कंपनी से, ही विल रिसीव रेम्युनरेशन, क्योंकि वो अलग टाइप की सर्विसेज अपनी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर इनिशिएट द बिजनेस. जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो मतलब हु विल डिसाइड कि हमें कौन सा बिजनेस शुरू करना है? सो ही इज द वन हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस. डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से किसी भी इनपुट को यूज करना है, क्या आउटपुट निकालना है, साइज क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, कहाँ माल बेचना है, कहाँ माल नहीं बेचना है, ऑल दीज डिसीजंस विल बी टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर. चूजिंग द टेक्नोलॉजी, 2G यूज़ करना है, 3G यूज़ करना है, 4G यूज़ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, विल बी डिसाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर. इनोवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. मतलब अगर इनोवेशन नहीं है ना किसी बिजनेस में, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टार्टअप और एंटरप्राइज और द पर्सन विल बी नोन एज एंटरप्रेन्योर. मतलब आपको वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो हटकर है, जो सबके साथ, जो सब लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो सब लोग नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपने प्रोडक्ट में करना है. भले ही आप उसका ज़रा सा फीचर चेंज कर दीजिए, इंग्रेडिएंट चेंज कर दीजिए, पैकेजिंग चेंज कर दीजिए, मार्केटिंग मेथड चेंज कर दीजिए, बट कुछ भी आपको उसमें इनोवेशन लेकर आना है. पे द रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर. अब अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो लैंड का रेंट कौन पे करेगा, लेबर को सैलरी कौन पे करेगा, कैपिटल में इंटरेस्ट कौन पे करेगा? सो वही एक पर्सन होता है, जितने भी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनका हिसाब रखता है, उनको पेमेंट करता है. एंड इन रिटर्न एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट और लॉस. अगर प्रॉफिट हुआ तो एंटरप्रेन्योर का, अगर लॉस हुआ तो एंटरप्रेन्योर का लॉस होता है. ठीक. नाउ कम्स द प्रोडक्शन फंक्शन. जैसे हम लोगों ने डिमांड में या सप्लाई में पढ़ा था ना, डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन क्या पढ़ा था? द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई और डिमांड विथ इट्स डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स कौन से? जो अदर फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे थे. वही चीज़ प्रोडक्शन फंक्शन में भी पढ़ी जाती है. प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट, जैसे अगर मैं शर्ट बना रही हूँ तो मेरा इनपुट क्या होगा? कॉटन होगा. एंड आउटपुट क्या हो गया? जो मेरी शर्ट बन के निकल रही है. तो कितना आउटपुट डाल के, इनपुट डाल के मैंने कितना आउटपुट निकाला, दैट रिलेशनशिप इज नोन एज द प्रोडक्शन फंक्शन. सपोज करो 50 किलो कॉटन डाल के अगर मैंने एक शर्ट बनाई, तो क्या मैंने प्रोडक्शन सही करा? नहीं. दैट मीन्स वो गलत है, मेरा इनपुट ज़्यादा गया और मेरा आउटपुट कम निकला.
बट अगर मैं 1 किलो कॉटन यूज़ करके अगर मैं 10 शर्ट्स बना रही हूँ, दैट मीन्स आई एम यूजिंग माई इनपुट टू द मैक्सिमम पॉसिबल मेथड. मैं बिल्कुल वेस्टेज नहीं कर रही हूँ. मैं जितना ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन कर सकती थी, मैं उतना ही उसका यूटिलाइजेशन कर रही हूँ. सो प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स योर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. कितना आपने इनपुट डाला और उसकी वजह से कितना आपका आउटपुट निकला. ठीक. नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. Before analyzing the terms of production function, it will be useful to understand the meaning of following important terms. Production function समझने से पहले हमें कुछ important terms समझने चाहिए. Short period, long period, variable factors and the fixed factors. सबसे पहले पढ़ते हैं what do you mean by fixed and the variable factors. वेरिएबल फैक्टर्स या जिसको हम कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो विद द लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक. सपोज करो अगर मैं कोचिंग है, ठीक है, एंड आई एम द वन हु इज टीचिंग. ठीक. 0 बच्चा होगा, जैसे स्कूल्स वगैरह भी लॉकडाउन में बंद रहे, कोचिंग्स नहीं चली, तो क्या टीचर्स को हटा दिया गया? नहीं हटाया गया, टीचर्स रही. सो दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स इज नोन एज फिक्स्ड फैक्टर्स. दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव लेवल ऑफ आउटपुट you will not change any kind of input. That is known as fixed input या fixed factors. ठीक है, जिसको आप with the level of output आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे अगर मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, 1 बच्चा होगा तब भी मैं पढ़ाऊँगी, 4 बच्चे होंगे तब भी मैं पढ़ाऊँगी. ऐसा तो नहीं है कि 4 बच्चे हुए तो मेरा एक क्लोन खड़ा कर देगा, अच्छा नहीं 2 सलोनी अग्रवाल हो जाएंगी. और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा 1 बच्चा हुआ सलोनी अग्रवाल को आधा कर दो, आधा पढ़ाएंगी सिर्फ वो. नहीं, मुझे 1 बच्चा होगा तब भी मैं रहूँगी, 4 बच्चे होगा तब भी मैं रहूँगी. ठीक है. सो आई एम कंसिडर्ड एज द फिक्स्ड फैक्टर. दैट मीन्स कैन नॉट चेंज. You cannot change me. I am there irrespective of the level of output. And output क्या है मेरा यहाँ पे? मेरे बच्चे, students हो गए. ठीक है. Variable factors वो होते हैं जिनको आप with the level of output change कर सकते हैं. That can be changed. ठीक. अब जैसे कोविड हुआ, बहुत से ऐसे बिजनेस थे बंद हो गए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रहती हूँ रेस्टोरेंट का, मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है, मैं बर्गर बनाती हूँ अपने रेस्टोरेंट में. कोविड आया, बर्गर किससे बनेगा? आलू टिक्की बनेगी. यू नीड पोटैटो, आलू चाहिए आपको. ठीक है. अब जैसे कोविड आ गया, मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया. जब रेस्टोरेंट हो गया, दैट मीन्स आई एम नॉट सेलिंग बर्गर. जब मैं बर्गर ही नहीं बना रही हूँ तो क्या मैं आलू खरीदूंगी? नहीं, आई विल नॉट परचेज आलू. तो जब मेरा आउटपुट 0 था, मेरा इनपुट भी 0 हो गया था, क्योंकि जब मैं बर्गर ही नहीं बना के बेच रही तो मैं आलू खरीद के क्या करूँगी. लेकिन जब कोविड ख़त्म हो गया, मैं अपना आउटपुट मतलब मैं अपने बर्गर 500 बर्गर डेली बेच रही थी, तो क्या मैं बिना आलू के बेच लूँगी? नहीं, मेरा आलू सपोज करो 250 किलो आलू मैं यूज़ कर रही थी 500 बर्गर्स के लिए. सो इसमें पैटर्न क्या नोटिस करा हमने? जब मेरा आउटपुट 0 था तो मेरा इनपुट भी 0 हो गया था, और जैसे ही मेरा आउटपुट बढ़ा, मेरा इनपुट भी बढ़ा. सो वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो विद द लेवल ऑफ आउटपुट जो चेंज होते रहते हैं. इफ माई आउटपुट इज 0, माई इनपुट इज 0. इफ माई आउटपुट इंक्रीजेस, माई इनपुट विल इंक्रीज. सो जो कांस्टेंट नहीं होते हैं, जो कांस्टेंट हो गए, वो मेरे फिक्स्ड फैक्टर्स में आ गए, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक. लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जिनको मैं चेंज कर सकती हूँ विद द लेवल ऑफ आउटपुट. अगर मेरा आउटपुट 0 तो मेरा इनपुट भी 0 हो जाएगा, और अगर मेरा आउटपुट बढ़ेगा तो मेरा इनपुट भी बढ़ेगा. सो विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट. ये चीज़ समझ में आ गई. अब आते हैं शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन. जनरली हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या पढ़ते हैं
जो 6 महीने साल भर की चीज़ें होती हैं उसको हम शॉर्ट रन कह देते हैं, और जो 6 साल भर से ऊपर की चीज़ें होती हैं उनको हम लॉन्ग रन कह देते हैं। ठीक, जैसे हम लोग अपने करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसी बेसिस में करते हैं कि जो शॉर्ट रन होते हैं, जो मतलब अगर करंट एसेट्स बोल रहे हैं तो हम उसको शॉर्ट कह सकते हैं, साल भर के लिए होता है, और लॉन्ग फिक्स एसेट्स जो मेरे होते हैं मतलब साल भर के लिए ऊपर होते हैं। बट इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम, मतलब टाइम से मुझे कोई लेना देना करना ही नहीं है शॉर्ट रन में। 6 महीना है तो शॉर्ट रन है, 2 साल है तो लॉन्ग रन है, ये बात नहीं बोली जाती इकोनॉमिक्स में। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों इनपुट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जिस बिजनेस में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों प्रेजेंट होंगे उसको मैं शॉर्ट रन बोलूँगी। और अगर किसी बिजनेस में ओनली वेरिएबल है, मतलब देर आर नो फिक्स्ड फैक्टर्स, then that will be considered as long run period. So in the short run period, fixed factors and variable factors both are present. But in the case of long run period, only variable factors are present. मतलब सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, स्कूल्स होते हैं, ठीक है, स्कूल्स में विंटर वेकेशन एंड समर वेकेशंस दोनों होते हैं। ठीक, सपोज करो मेरा स्कूल और समर वेकेशंस हैं। अब विंटर जब समर वेकेशंस नहीं हुई थी, समर वेकेशंस के पहले मैं अपने स्कूल में एसी चलाती थी, तो मैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे आउट करूँगी। जैसे ही मेरा स्कूल में वेकेशन स्टार्ट हुई तो एसी नहीं चल रहे थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो एसी नहीं चल रहा था, तो क्या वो मतलब मेरी कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी? इफ़ आई एम नॉट यूजिंग एसी तो क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो फिक्स देना ही पड़ेगा, मेरा कंजम्पशन लेवल चेंज होगा। मतलब ये हो सकता है कि जहाँ मेरा 10,000 का बिल आ रहा था वहाँ मेरा 8,000 का बिल आएगा, बिल कम हो सकता है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको कुछ बेसिक रेंट पे आउट करना पड़ता है, वो तो मुझे इंकर करना ही पड़ेगा ना। दैट इज़ नोन एज माई फिक्स्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट मुझे पे आउट करनी है फॉर माई फिक्स्ड फैक्टर्स, करेक्ट। बट वेरिएबल फैक्टर्स में क्या हुआ? स्कूल था, ठीक है, मैंने कुछ टीचर्स को हटा दिया, कुछ टीचर्स को, मुझे नहीं रखना टीचर्स, तो क्या अब मैं उनको सैलरी पे आउट करूंगी? नो, आई विल पे देम ज़ीरो। सो ये मेरी कॉस्ट क्या हो गई? ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है जब आपको वेरिएबल फैक्टर्स के अगेंस्ट में कुछ पे आउट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, एंड जब आपको वेरिएबल फैक्टर्स के अगेंस्ट में कुछ पे आउट करना पड़ेगा, दैट विल बी नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। सो शॉर्ट रन में हम मानते हैं कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। बट लॉन्ग रन में हम क्या मानते हैं कि किसी भी प्रकार की फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी हम फिक्स्ड नहीं मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अगर बिजनेस होगा तभी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आउट करेंगे, अगर बिजनेस नहीं होगा वी आर नॉट गोइंग टू पे आउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो जहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, दैट पीरियड इज नोन एज द लॉन्ग रन पीरियड, करेक्ट। अब शॉर्ट रन के लिए हम एक थ्योरी पढ़ेंगे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक, और वी कैन से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक। सो शॉर्ट रन जहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, बोथ फैक्टर्स आर प्रेजेंट, दिस टाइप ऑफ मार्केट इज नोन एज दी शॉर्ट रन। और यहाँ पे हम जो थ्योरी पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। लेकिन लॉन्ग रन में जहाँ पे ये हम अज्यूम करते हैं कि सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होगा, वहाँ पे हम कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं? रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे हम पढ़ते हैं रिटर्न्स टू स्केल, राइट।
सो इन द केस ऑफ शॉर्ट रन हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स पढ़ेंगे, एंड इन द केस ऑफ लॉन्ग रन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, दे आर नो फिक्स्ड फैक्टर्स, वहाँ पे हम रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे। अब मॉड्यूल में आते हैं। शॉर्ट रन पीरियड फंक्शन, it shows the relationship between production and factors of production in the short run. In the short run period, all the factors may not be available. So factors of production can be divided into two parts, fixed factors and the variable factors. So इन्होंने short run period में दो type के factors रखे हैं, fixed factors and the variable factors. Fixed factors which are not available in the short run, they can be kept constant. मतलब जिनको हम change नहीं कर सकते with the level of output which will remain constant. Like land, building, machinery. चाहे तुम एक बच्चा पढ़ाओ तब भी तुम्हें पूरी कोचिंग का रेंट देना पड़ेगा, चाहे तुम 1000 बच्चे पढ़ाओ तब भी तुम्हें पूरी कोचिंग का रेंट देना पड़ेगा। और अगर रेंट 10,000 है, सो रेंट ओनर को, लैंडलॉर्ड को ये फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी कोचिंग में एक बच्चा आ रहा है 1000 बच्चा आ रहा है, वो 10,000 रुपये ही रेंट लेगा। वेरिएबल फैक्टर्स विच आर अवेलेबल टू द चेंज द आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड, मतलब विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे कैपिटल, अगर बड़ा बिजनेस करोगे तो ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, कम बिजनेस करोगे तो कम कैपिटल रिक्वायर्ड है, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा लेबर और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कम स्केल का बिजनेस करोगे, छोटे स्केल का बिजनेस करोगे तो कम लेबर और कम रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। सो इन द केस ऑफ शॉर्ट रन बोथ टाइप ऑफ फैक्टर्स आर अवेलेबल। द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, it explains the relationship between production and factors of production in the long period. It is also known as returns to scale, which we discussed. In the case of long run, only variable factors are present, and the theory which we are going to discuss in the long run period is returns to scale. And in the case of short run, we have returns to factor. The classification of short and variable is related to short only. ये भी हमने पढ़ लिया कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स का जो बाइफिकेशन है वो सिर्फ शॉर्ट रन में ही अवेलेबल है। लॉन्ग रन में हम अज्यूम करते हैं कि हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे वेरिएबल फैक्टर्स की कैटेगरी में प्लेस्ड हो जाएगा, राइट। नाउ कम्स द वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो हम लोग अपनी शॉर्ट रन थ्योरी में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को पढ़ने से पहले हमें 3 टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। वो 3 टर्म है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। 3 टाइप के प्रोडक्ट इस थ्योरी के लिए अवेलेबल करे गए हैं। सबसे पहला है टोटल प्रोडक्ट। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, द रिलेशनशिप एंड द मीनिंग जो हमने TU, MU, AU में पढ़ा, वही सेम कंसेप्ट TP, AP एंड MP पे बेस्ड होता है। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज TU हम पढ़ते हैं या MU हम पढ़ते हैं सेटिस्फैक्शन लेवल से, क्योंकि यूटिलिटी टर्म यूज हो रहा है। बट जब हम TP, AP, MP पढ़ते हैं, यहाँ पर मतलब आ जाता है प्रोडक्शन के रिलेशन से, बस इतना डिफरेंस है। बाकी ग्राफ भी सेम होता है, रिलेशनशिप भी एकदम सेम होता है, ठीक। अब पहले समझते हैं व्हाट यू मीन बाय टीपी। टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की अगर हम डिफरेंट यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट यूनिट्स प्रोडक्ट कर रहे हैं, इन सबको जब हम टोटल कर लेते हैं, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट, ठीक। एवरेज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल का एक ही मतलब होता है एडिशनल यूनिट। सो मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या समझा था, जैसे जैसे हमारी एडिशनल यूनिट बढ़ती जाएगी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। सेम वही चीज मार्जिनल प्रोडक्ट में बोला जाता है। अगर हमें कोई भी एडिशनल यूनिट बनाना है, हर एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए हमें अपना लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जब तक जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करती जाऊंगी, मेरी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आते हैं मॉड्यूल में।
आई एम नॉट रीडिंग दैट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, पहले हम टीपी एपी एमपी समझेंगे लॉ के। टीपी इट रिफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म, मतलब आप एक ही कमोडिटी के अलग अलग यूनिट्स बनाते हैं या अलग अलग कमोडिटीज की यूनिट्स बनाते हैं, वो सब टोटल करके टीपी में आ जाएगा। एवरेज, सिंपल, जो एवरेज हम निकालते थे टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जो हम लोगों ने एयू में पढ़ा था। एमपी, चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एन एडिशनल यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब जब जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे आपके टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर्मूला सेम है, मतलब आपको सारे यूनिट्स को कंबाइन करके आपका टीपी बनेगा। एपी में आपका सेम है, टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड जो हमने मार्जिनल में फॉर्मूला पढ़ा था Tn माइनस 1, सेम वही फॉर्मूला है कि अगर 10 यूनिट्स में मुझे 20 प्रोडक्शन लग रहा है और 11 में मुझे 40 लग रहा है, तो मेरा एमपी कितना आया, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया, डिफरेंस बिटवीन द टू, सेम फॉर्मूला। अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट अभी ये मान के चलो कि जो कंसेप्ट हमने TU MU AU में पढ़ा था सेम वही कंसेप्ट है, विद द ओनली डिफरेंस उसमें हम सैटिस्फैक्शन पढ़ रहे थे और यहाँ पे हम प्रोडक्शन के पॉइंट से पढ़ रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस माना जाएगा। It is the total amount of the output obtained by the firm or producer by the employment of total units of factors of production. When the marginal productivity is of labor added, then the total productivity can be obtained. तो total के लिए जितनी भी units हैं उन सबका हम total निकाल देंगे। Average के लिए हमने क्या करा, total product divided by the number of units produced, and marginal के लिए we use the same formula. पहले टेबल में आ जाते हैं कैसे कैलकुलेट करी गई है वैल्यू। सो टेबल शोन इज यूनिट्स ऑफ लेबर, टीपी, एपी एंड एमपी इज गिवन। जब यूनिट ऑफ लेबर 1 थी, मेरी टीपी 10 थी, एवरेज 10 थी एंड मार्जिनल 10 थी। हमने टीयू के समय भी डिस्कस करा, जो हमारा फर्स्ट यूनिट होता है उसमें मेरा टीपी, एपी, एमपी सब इक्वल होता है, क्योंकि उसके पहले मेरी यूनिट 0 थी। तो ऑब्वियसली जब मेरी यूनिट 0 होगी तो मेरी उसमें टीपी भी 0 होगी, एपी भी 0 होगी और ऑब्वियसली मेरी एमपी भी 0 होगी। सो फर्स्ट यूनिट जब मैं प्रोड्यूस करूंगी तो मेरा टीपी, एपी, एमपी सब एक लेवल पर होगा, ग्राउंड लेवल पर होगा, ठीक। जब मेरी सेकेंड यूनिट हुई तो मेरी टीपी 22 हो गई। अब मैं अपनी एपी कैसे निकालूंगी, 22 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स टू 11, एंड मैंने अपना एमपी कैसे निकाला, 22 माइनस 10 विच कम्स टू 12। उस जैसे हमने एमपी में हमने जैसे एमयू में और एपी में क्वेश्चंस देखे थे वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, ठीक। अच्छा, वी हैव नॉट येट डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ टीयू, एमयू एंड एयू, क्योंकि जब मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद में जब ये टीपी, एमपी, एपी के क्वेश्चंस कराऊंगी ना, वो सेम क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चैप्टर प्रोडक्शन खत्म होने के बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे टीपी, एपी, एमपी के, विच इज सिमिलर टू एयू, टीयू एंड एमयू, राइट। अब थर्ड यूनिट आते हैं। थर्ड यूनिट में मेरा टीपी हो गया था 36, तो मेरा एमयू कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 3 विच कम्स टू 12। और मेरी एमपी कैसे निकाली जाएगी, 36 माइनस 22 विच कम्स टू 14। अगेन जब मेरी यूनिट 4 हो गई, मेरा टीपी 48 हो गया। मेरी एवरेज कितनी हो जाएगी, 48 डिवाइडेड बाय 4 विच कम्स टू 12। और मेरी मार्जिनल कैसे निकाल दी जाएगी, 48 माइनस 36। फिर जब मेरी यूनिट 5 थी, मेरा टीपी 55 हो गया था। मेरा एपी कितना हो जाएगा, 55 डिवाइडेड बाय 5 विच कम्स टू 11, एंड माई एमपी वुड बी 55 माइनस 48। फिर जब मेरी यूनिट्स 6 हो गई, अगेन डिवाइडेड बाय 6, एपी निकालने के लिए 60 डिवाइडेड बाय 6 विच कम्स टू माई 10, एंड मेरी टीपी कैसे, एमपी कैसे निकलेगा, 60 माइनस 55 विच कम्स टू 5। 7 यूनिट्स हुई, माई टीपी बिकम्स 60 डिवाइडेड बाय 7 विच कम्स टू 8.6, एंड माई एमपी इज 0। 8th में टीपी बिकम्स 56 और मेरी एपी हो गई 56 डिवाइडेड बाय 8 विच कम्स टू 7, एंड मेरी एमपी हो गई 56 माइनस 60 विच कम्स टू -4। इसमें भी हम लोगों ने क्या देखा कि
बाद वाली यूनिट को हम पहली वाली यूनिट से सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब वी आर नॉट सब्सट्रैक्टिंग, वी आर नॉट डूइंग 10 माइनस 22, वी आर डूइंग 22 माइनस 10, ठीक है, वी आर डूइंग 36 माइनस 22। सो इस तरह हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब चैप्टर्स खत्म होने के बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यही होगा। आई विल प्रोवाइड यू अ टेबल जिसमें आपको यूनिट्स एंड टीपी प्रोवाइडेड होगा, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एपी एंड एमपी। सो एपी निकालने के लिए सिंपली वी कैलकुलेट द एवरेज, एंड एमपी के लिए हम टोटल को माइनस करते जाएंगे जिससे हमारी एमपी निकल आएगी।